आपने अक्सर देखा होगा कि संपन्न परिवार जो सही से अपना नौकरी या छोटा मोटा बिजनेस करके ज़िंदगी बसर कर रहा था और अचानक से उसके घर में किसी सदस्य को कोई मेडिकल इमरजेंसी आई और वो परिवार देखते देखते उसका इलाज कराने के लिए या तो कर्ज ले लिया या फिर उनका घर बिक गया और वो ज़िंदगी गरीबी में जीने को मजबूर हो गए। और ये कोई एक दो परिवार की कहानी नहीं है, ये देश की आबादी का 5 से 7% हिस्सा है जो हॉस्पिटल के बिल भरकर बर्बाद हो गया है। तो आज हम बात करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल के बिजनेस की, प्राइवेट हॉस्पिटल के फ्रॉड्स की और कैसे ये हॉस्पिटल लोगों को बीमारी का डर दिखाकर पैसा बना रहे हैं। वैसे देखा जाए तो लगभग 130 से 135 करोड़ की पॉपुलेशन वाले इस देश में हेल्थ को कानूनी अधिकार नहीं मिला है। कई आंकड़े बताते हैं कि इंडिया में 23% लोग हॉस्पिटल अपना इलाज करवाने ही नहीं जा पाते, या तो वो किसी मेडिकल दुकानदार से दवाई लेकर ठीक हो जाते हैं या दुनिया छोड़ जाते हैं। वहीं करीब 3,80,000 लोग बिल ना भर पाने के तनाव से आत्महत्या कर चुके हैं। हमारे देश में 69,265 हॉस्पिटल हैं, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल की संख्या 43,482 है और सरकारी हॉस्पिटल की संख्या महज 25,778 है, जिस वजह से 62% लोग प्राइवेट में इलाज कराने को मजबूर हैं। अभी फ़िलहाल में करीब 10 लाख डॉक्टर्स हैं, जिसमें भी सिर्फ 10% डॉक्टर्स ही सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। सबसे बुरा हाल हमारे गाँव में हेल्थ का है, जहाँ डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते और बाकी वहाँ पर सब झोला छाप ही बैठे हैं, जिनमें से 57% लोगों पर डिग्री ही नहीं है, 33% लोग 12th पास नहीं है, 1445 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। सरकार ने भी माना है करीब 14 लाख डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और लैब टेक्नीशियंस की भारी कमी है, लेकिन इसकी भरपाई अगले 15 से 20 सालों तक हो पाना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि देश में हर साल सिर्फ 50,000 लोग ही डॉक्टर बनकर तैयार हो पाते हैं। अगर हम हॉस्पिटल्स के बेड की बात करें तो करीब 18 लाख बेड्स की कमी है, यानी 1050 मरीजों पर बस एक बेड उपलब्ध है। और आप अंदाज़ा लगाओ कि कहीं 40-50 सीरियस बीमार पेशेंट्स भी एक साथ हॉस्पिटल आ जाए तो एक बेड उसको ही मिलेगा जिसका मंत्री विधायक रिश्तेदार होगा, और बाकी के पेशेंट या तो रेफ़र कर दिए जाएंगे या ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिए जाएंगे। अगर इलाज आपको सरकारी हॉस्पिटल में मिल रहा है तो और उसकी अर्जेंट सर्जरी होनी है तो उसमें भी रिश्वत और सिफारिश लगानी ही पड़ती है। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद देख लीजिए। अभी हाल ही में बीते महीने मार्च में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सीबीआई ने रेड करी और एक न्यूरो सर्जन के साथ कुछ मिडल मैन को अरेस्ट किया। वो न्यूरो सर्जन ऑपरेशन थिएटर के बाहर अपने पर्सनल वेंडर से ही मरीजों को अर्जेंट सर्जिकल इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए फोर्स कर रहा था और अपने ही मिडल मैन के साथ मिलकर करीब 3 अलग अलग लोगों को सर्जरी में 1,15,000, 55,000 और 30,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। आप लोग ये भी सोचते होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस ही ठीक है, इलाज फ्री हो जाता है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। कभी कभी कंपनी इलाज के वक्त क्लेम अप्रूव करने में आनाकानी करती है, और आपको शायद ये भी नहीं पता कि एक सर्वे के मुताबिक आप हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम अप्रूव होने के बाद भी करीब 67% पैसा आप लोग अपनी जेब से दे रहे होते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम तो सालों तक आप ही भरते हैं, कोई दूसरा तो आता नहीं है भरने। ये भी नहीं है कि आप उस हेल्थ इंश्योरेंस पर कई बार क्लेम ले रहे हो। वैसे तो हमारा देश टॉप की 5 इकोनॉमी की लिस्ट में शामिल हो रहा है, लेकिन हेल्थ केयर पर सिर्फ जीडीपी का 1% हिस्सा खर्च किया जा रहा है, और कुछ विकसित देशों में ये बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अमेरिका अपनी जीडीपी का 15% बजट हेल्थ पर खर्च कर रहा है। अगर फ्रांस की बात करें तो 11.2 है, और वहीं स्विट्ज़रलैंड में 10.7 है। जबकि इंडियन एक्सपर्ट का कहना है कम से कम हेल्थ केयर को दुरुस्त करने के लिए जीडीपी का 3% हिस्सा खर्च करने की ज़रूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने बजट बढ़ाने की कोशिश ना करी हो। सन 2000 में अटल जी की सरकार भी नई हेल्थ केयर पॉलिसी लाई थी और उन्होंने हेल्थ बजट बढ़ाने का बोला था और 2% करने का फैसला लिया था, लेकिन आज करीब 23 साल बाद भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और अभी फ़िलहाल में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक स्पीच में हेल्थ बजट को 2025 तक 2.5% करने की घोषणा करी थी। अब बात करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल की। जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एंटर होंगे तो वहाँ की जगमगाहट देखकर एकदम आपको 5 स्टार होटल जैसा फील होगा। फिर वहीं आप देखेंगे सर्जरी पर डिस्काउंट के बड़े बड़े पोस्टर, जिसमें आपको टेस्टिंग से लेकर बड़ी बड़ी सर्जरी तक कई % की छूट की पेशकश की जाएगी। फिर अगर एडमिट हो गए तो जितना खर्चा एक दिन में 5 स्टार होटल में रहने का नहीं आता, उससे कई गुना का बिल आपको वो पकड़ा देंगे। आप जानकर हैरान होंगे कि प्रेग्नेंट केस में नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा होना चाहिए, उस केस में भी जानबूझकर सी सेक्शन की डिलीवरी कर देते हैं जिससे हॉस्पिटल का पैसा बने। सी सेक्शन की डिलीवरी का आंकड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में 47.4% है, लगभग हाफ का।
और वैसे सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ 14% है। सिर्फ 14% लोगों की डिलीवरी सी सेक्शन से होती है सरकारी हॉस्पिटल में, बाकी 86% नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा स्कैम करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सीरीज आपको 20 रुपये में मिलेगी, वही सीरीज आपको बाहर मार्केट में ईजिली 3 से 10 रुपये में मिल जाएगी। ऐसा ही प्राइवेट हॉस्पिटल वाले दवाओं में करते हैं एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। ऐसा ही एक केस आपने देखा होगा, दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में वेद शर्मा ने सीरीज ली जिसकी कीमत 20 रुपये वसूली गई, जिसके बाद उन्होंने कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया में शिकायत कर दी। फिर जांच में ये पाया गया कि हर मेडिकल इक्विपमेंट पर कई गुना मुनाफा बनाया जा रहा है, और ये एक हॉस्पिटल नहीं कर रहे थे, ऐसे इसमें 12 हॉस्पिटल शामिल थे, जैसे कि फोर्टिस, अपोलो, सर गंगाराम, मैक्स, बत्रा, सेंट स्टीफन्स। और फिर इनके टर्नओवर को देखते हुए इन पर 10% की पेनल्टी लगाई गई। आप अपोलो हॉस्पिटल की ही बात करें तो इन्होंने पिछले साल 2022 में 14,740 करोड़ का टर्नओवर किया, जबकि ये 2021 में सिर्फ 10,609 करोड़ का था। सीधा लगभग एक साल के डिस्टेंस में 38.9% की ग्रोथ हुई है। आप अंदाज़ा लगाओ और कमेंट करके बताओ कि हेल्थ केयर के अलावा ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें इतनी जल्दी ही ग्रोथ मिल जाए। अब बात करते हैं दवाओं की। हमारे देश में ब्रांडेड दवाएं आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन जेनेरिक दवाई मिलने में वही बड़ी मुश्किलें आएंगी। अगर हम ब्रांडेड दवाई की बात करें तो ब्रांडेड दवाई वो होती हैं जिनको कुछ राइट्स होते हैं। जैसे कोई कंपनी किसी बीमारी की दवाई पर रिसर्च करती है या फार्मूला खोजती है, तो उसमें उस कंपनी को काफ़ी पैसे, टाइम और मेहनत करनी पड़ती है। अगर जिस भी कंपनी को पहले दवाई का फार्मूला मिल जाता है तो उसी कंपनी को कुछ राइट्स मिल जाते हैं। वो ही कंपनी 20 साल तक उस दवाई को मैन्युफैक्चरिंग करके अपने मनमाने दाम पर वो दवाई पूरी दुनिया में बेच सकती है। उसके अलावा वो दवाई कोई कंपनी नहीं बना सकती। फिर 20 साल के बाद वो दवाई कोई और कंपनी बना सकती है, जिनको हम जेनेरिक दवाइयों के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा आपको झोल देखने को मिलेगा। वैसे हमारा देश इंटरनेशनल मार्केट में जेनेरिक दवाई मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में बहुत आगे है, लेकिन अपने ही देश में जेनेरिक दवाओं की कमियां हैं। वो इसलिए है क्योंकि डॉक्टर्स और ब्रांडेड फार्मेसी कंपनियां नहीं चाहती कि वो मार्केट में आए, क्योंकि जेनेरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाई से बहुत ही सस्ते दामों पर मिलती हैं। कंपनी अपना बिजनेस बिगाड़ना नहीं चाहती। डॉक्टर्स को फार्मेसी कंपनियों से 30 से 40% कमीशन में दी होती है, इसलिए डॉक्टर्स भी जेनेरिक दवाइयाँ लिखने की बजाय तो ब्रांडेड दवाइयाँ ही लिखना पसंद करते हैं। और अगर कोई डॉक्टर नैतिकता के आधार पर जेनेरिक दवाई लिखता है तो बाजार में उपलब्ध नहीं होती, तो मेडिकल स्टोर भी उन दवाओं को रखने से बचते हैं। वैसे लोगों में भी जेनेरिक दवाओं को लेकर काफ़ी जानकारी का अभाव है। लोग सोचते हैं कि जेनेरिक दवाएं चीप क्वालिटी की होती हैं, लेकिन ब्रांडेड दवाएं और जेनेरिक दवाओं को दोनों का फार्मूला सेम ही होता है। इनको अगर डिस्पोज किया जाए तो 1 सेकंड का भी गैप नहीं होगा दोनों को डिस्पोज करने में, एक साथ डिस्पोज होंगी। अब हमारे पीएम मोदी भी कई बार मंचों से जेनेरिक दवाई इस्तेमाल करने की सलाह दे चुके हैं, और सरकार भी जन औषधि केंद्र जगह जगह खोल रही है, जिससे सबको सस्ती जेनेरिक दवाई मिल सके। अगर हम ब्लड टेस्ट लैब की बात करें तो इसमें भी कोई लैब खोलता है तो उसमें भी आसपास के डॉक्टरों से बात करनी होती है, और कमीशन के बिहाफ पर टेस्ट भेजने की डील तय हो जाती है। और फिर डॉक्टर्स नॉर्मल फीवर पर भी टेस्ट लिख देते हैं और उसी लैब से कराने को बोलते हैं, जिनसे उनको कमीशन मिलता है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स कुछ लोगों को बगैर बीमारी के भी ब्लड टेस्ट लिख देते हैं, और टेक्नीशियन के पास आपका पर्चा जाते ही टेक्नीशियन पर्चा देखकर समझ जाता है कि इस इंसान का ब्लड टेस्ट नहीं करना, बस वो आपका ब्लड टेस्ट सीरीज से निकालता है और नकली नेगेटिव रिपोर्ट भी दे देता है, और वो आपका ब्लड सैंपल सिंक या डस्टबिन में डाल दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि हमारा देश टूरिज्म हेल्थ केयर में विदेशियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और खींच रहा है। विदेश से जो लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं उन्हें काफ़ी सहूलियत और सस्ते दामों में इलाज मिल जाता है। अगर टूरिज्म हेल्थ केयर के टर्नओवर की बात करें तो फिलहाल ये 10,000 करोड़ डॉलर का है, और ये हर महीने